पानी ये हमेशा खतरनाक नहीं लगता, लेकिन एक दिन आप खिड़की से बाहर देखते हैं और कुछ ऐसा नजारा दिखाई देता है। जब पानी बेकाबू हो जाता है, इसकी ताकत अनगिनत हो जाती है। तब ये इतना जोरदार हो सकता है कि कारों को बहा ले जाए, जमीन को बराबर कर दे और पूरे शहर को डुबो दे। आइए हम उन सबसे भयानक पलों को देखें जब पानी ने काबू खो दिया, और उन तबाहियों को भी देखें जो उनके बाद आई। डैम की तबाही। डैम पानी के बहाव को रोकने के लिए बनाए जाते हैं। ये पानी की ताकत को बिजली बनाने, पानी की सप्लाई को कंट्रोल करने और बाढ़ रोकने के लिए इस्तेमाल में लाए जाते हैं। लेकिन ये काम हमेशा आसान नहीं होता। यह है ब्राजील का ब्रुमदिन्हो डैम। नाम है कोरिगो डू फेजिलेहो, लोहे की खदान में। ये एक टेलिंग्स डैम था जो खनन के गंदे पानी और केमिकल्स को रोकता था। लेकिन जनवरी 2019 में टेलिंग्स के बहाव में अचानक कमजोरी आई और डैम बहुत ही गीला और ढीला हो गया। फिर एक दिन ये टूट गया। इस टूटने से 42 करोड़ क्यूबिक फुट से ज्यादा जहरीला पानी और कीचड़ निकला। इतना कि एम्पायर स्टेट बिल्डिंग को 11 बार से ज्यादा भर दे। इस कीचड़ ने पास की घाटी में इसको डुबो दिया, कुछ जगहों को 50 फुट तक कीचड़ में दबा दिया और 270 लोगों की जान ले ली। यह बहुत ही दुखद था, लेकिन यह सिर्फ एक डैम टूटने की घटना नहीं थी। सिर्फ एक साल के बाद मई 2020 में अमेरिका के मिशिगन में भारी बारिश ने 54 फुट ऊंचे एडनविल डैम पर जोर डाला। ये डैम ढेर सारा पानी रोक रहा था, लेकिन बारिश का दबाव सहन नहीं कर पाया और फिर इसका एक हिस्सा टूट गया। There it goes. विक्सम झील का मैनमेड रिजर्वायर 2150 करोड़ गैलन पानी को रोक रहा था, लेकिन 54 फुट ऊंचा एडनविल डैम गीला होकर टूटा और सारा पानी तेजी से बाहर निकल गया। इतना पानी न्यूयॉर्क शहर को 20 दिन से ज्यादा समय तक सप्लाई कर सकता था, लेकिन सिर्फ 24 घंटे में ये रिजर्वायर लगभग खाली हो गया। बाढ़ यही नहीं रुकी। करीब 10 मील नीचे की ओर इसका पानी इतना ऊंचा हो गया कि 36 फुट ऊंचा सैनफोर्ड डैम भी इसके साथ बहने लग गया। कुछ ही घंटों में पानी को बेकाबू लहरों ने आसपास के पूरे इलाके में डुबो दिया। 10,000 से ज्यादा लोगों को अपना घर छोड़कर भागना पड़ा, क्योंकि पानी ने इमारतों को उनकी नींव से उखाड़ दिया था, सड़कों और पुलों को तोड़ दिया और 2500 से ज्यादा प्रॉपर्टीज को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। इस तबाही से 1750 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ। यार, कैलिफोर्निया का ओरोविल डैम 770 फुट की ऊंचाई के साथ अमेरिका का सबसे ऊंचा डैम है, लेकिन 2016-17 की सर्दियों में यह भारी बारिश का सामना नहीं कर पाया। उस साल उत्तरी कैलिफोर्निया में 100 सालों में सबसे ज्यादा बारिश हुई। अक्टूबर से अप्रैल तक 89.7 इंच बारिश दर्ज की गई। फरवरी में रिजर्वायर को ओवरफ्लो होने से बचाने के लिए डैम का 3000 फुट लंबा और 179 फुट चौड़ा स्लिप वे खोल दिया गया, लेकिन बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। हफ्तों बाद पानी 50,000 घन फुट प्रति सेकंड की रफ्तार से स्लिप वे से बह रहा था। इस रफ्तार से पानी दुनिया के सबसे बड़े एक्वेरियम टैंक, जो चीन के चिमेलोंग स्पेसशिप में है, उसको सिर्फ 12 सेकंड में भर सकता था। आपको लगता होगा कि इतने पानी ने डैम के गेट्स को तोड़ दिया होगा, लेकिन गेट्स ठीक थे। असल में स्लिपवे का कंक्रीट, जो सबसे पतली जगह पर सिर्फ 15 इंच मोटा था, दबाव में टूटने लगा। प्रॉब्लम इतनी गंभीर हो गई कि 1968 में बनने के बाद पहली बार आपातकालीन स्लिपवे का इस्तेमाल करना पड़ा, लेकिन बेकाबू पानी ने स्लिपवे को भी तोड़ दिया। आखिरकार बारिश रुकी, लेकिन तब तक 1,88,000 लोग अपना घर छोड़कर जा चुके थे। इस पानी की ताकत के कारण ओरोविल डैम की मरम्मत में अमेरिका को 1100 करोड़ डॉलर खर्च करने पड़े। ओरोविल? यार, ये तो डरावना विलन बन गया भाई। डैम की ताकत। ठीक है, जब डैम से पानी बेकाबू होकर निकलता है तो डरावना होता है, लेकिन जब ये काबू में होता है तो कैसा दिखता है? इसके लिए हम 1450 मील लंबी कोलोराडो नदी को देखते हैं। मैक्सिको और साउथ अमेरिका के 4 करोड़ लोग इस नदी से पीने का पानी लेते हैं। हर साल 1900 अरब गैलन पानी, यानी 2400 करोड़ बाथटब जितना, इस नदी से इस्तेमाल होता है। और अगर इस पानी को एक घन में रख दें तो वो 7 किलोमीटर से ज्यादा ऊंचा होगा। ग्लेन कैनियन डैम का काम है इस नदी की ताकत को काबू में रखना। 710 फीट ऊंचा ये डैम, जो झील पॉविल बनाता है, 2500 लाख एकड़ फीट से ज्यादा पानी, यानी 1950 अरब क्यूबिक फीट जमा कर सकता है। इससे ये अमेरिका की दूसरी सबसे बड़ी मानव निर्मित झील बन जाती है। लेकिन वो सारा पानी झील में नहीं रहता।
ऐसा लग सकता है कि इस डैम को भी तोड़ दिया गया है, लेकिन ये एक हाई फ्लो प्रयोग का हिस्सा था। अप्रैल 2023 में डैम ने लगातार 72 घंटे तक हर सेकंड 39,500 क्यूबिक फीट पानी छोड़ा। कुल मिलाकर 1,000 करोड़ क्यूबिक फीट से ज्यादा पानी। इतना ज्यादा पानी नदी के रास्ते में जमी रेत को हिलाने के लिए प्लान किया गया था, ताकि वो नीचे की ओर जाकर टूटी हुई रेत की सतहों और तटों को फिर से बना सके। ठीक है, लेकिन ये है कितना पानी? समझने के लिए एक नॉर्मल अमेरिकी हर दिन करीब 40 क्यूबिक फीट पानी का इस्तेमाल करता है। मतलब ग्लेन कैनियन पानी के जोर का सिर्फ 1 सेकंड एक अमेरिकी पानी की जरूरत को लगभग 3 साल तक पूरा कर सकता है। पानी की ताकत कितनी है भाई। बेकाबू बाढ़। दुख की बात है कि पानी की ताकत को नियंत्रित करना हमेशा आसान नहीं रहा है। 1938 में चीन में ये बात साफ हो गई। उस समय दूसरा चीन जापान युद्ध चल रहा था। जापानी सेना चीन में तूफान की तरह बढ़ रही थी और झेंगझोउ तक पहुंच गई थी। ऐसा लग रहा था कि चीन के लिए सारी उम्मीद खत्म हो गई, लेकिन तभी अचानक येलो नदी में जबरदस्त बाढ़ आ गई, जिसने जापानी सेना को हड़बड़ाहट में डाल दिया। चीनी लोगों को लगा कि ये कोई चमत्कार है। आखिरकार जून का महीना था, बारिश कम होती थी, लेकिन ये कोई चमत्कार नहीं था। ये बाढ़ असल में चीन ने जानबूझकर नदी के बंधों को तोड़कर लाई थी, ताकि एक भयानक बाढ़ आ जाए। ये सब जापानी हमले को रोकने की कोशिश थी। पहले तो ये फैसला बहुत ही स्मार्ट लगा, क्योंकि इसने जापान को आगे बढ़ने से रोका, लेकिन इस बाढ़ की भारी कीमत चुकानी पड़ गई। 21,000 स्क्वायर मील का इलाका, लगभग वेस्ट वर्जीनिया जितना बड़ा, पानी में डूब गया। दुखद रूप से 8 लाख लोग इस बाढ़ में मारे गए और बाद में आए अकाल और बीमारियों ने 40 लाख लोगों को बेघर कर दिया। इससे भी बुरी बात यह है कि इस बाढ़ का सैन्य फायदा कम ही हुआ, क्योंकि जापान ने हमला दूसरी दिशा से किया और जल्द ही वुहान शहर पर कब्जा कर लिया। येलो नदी को अपने पुराने रास्ते पर लौटने में 1947 तक का वक्त लग गया, यानी बांध टूटने के 9 साल बाद। आज येलो नदी की विनाशकारी ताकत काबू में है। ठीक है, ये काबू में दिखता नहीं है, लेकिन चिंता न करें, ये रेत धोने नाम के एक ऑपरेशन का हिस्सा है। ये नदी में जमा गंदगी को साफ करने के लिए बनाया गया। हर साल नदी के तल में रेत जमा हो जाती है, जिससे पानी का स्तर बढ़ जाता है और नदी के निचले हिस्से में पानी धीमा हो जाता है। पानी का स्तर बढ़ने से रोकने के लिए रेत से भरा पानी जियाओलांगडी डैम की 3 खास नहरों से बाहर निकाला जाता है। इस पानी के रास्ते में आना खतरनाक है, क्योंकि ये हर सेकंड 9,200 क्यूबिक की रफ्तार से निकलता है। इस जबरदस्त बहाव की बदौलत ये ऑपरेशन सिर्फ 20 दिन में 3.3 करोड़ टन रेत, यानी 6 गीजा पिरामिड जितना हटा देता है। पानी का ये लेवल इतना हैरान करने वाला है कि ये एक पर्यटक स्थल बन गया। दोस्तों, अगर आप कभी जियाओलांगडी डैम पर रेत धोने देखने जाए ना, तो अपनी छतरी ले जाना बिल्कुल ना भूलिएगा। श्रापित झरना। जियाओलांगडी डैम से सिर्फ 100 मील उत्तर में आपको होकोउ झरना मिलेगा, जो चीन का दूसरा सबसे बड़ा झरना है। झरने आमतौर पर प्रकृति की खूबसूरत जगह होती हैं, जहां आप सुकून पा सकते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। जब येलो नदी इस झरने के पास पहुंचती है, तो दोनों तरफ की पहाड़ियां इसे रोक लेती हैं। हजारों मील तक बहने के बाद नदी का रास्ता अचानक 1,000 फीट की चौड़ाई से घटकर सिर्फ 165 फीट रह जाता है। इतनी अचानक तंगी से पानी की रफ्तार तेज हो जाती है जब ये झरने से नीचे गिरता है। 2022 में झुकोउ झरने में बाढ़ आई और उस समय पानी यहाँ हर सेकंड 1,60,000 क्यूबिक फीट की रफ्तार से बह रहा था। कंपेयर के लिए नियाग्रा फॉल्स, जो होकोउ से 24 गुना चौड़ा है, वहाँ हर सेकंड 1,00,000 क्यूबिक फीट पानी बहता है। ये उस पानी की ताकत है जो सिर्फ 165 फीट चौड़े झरने पर उमड़ रही है। और अगर ये काफी डरावना नहीं लग रहा था, तो आपके और इस झरने की ताकत के बीच में बस एक पतली सी बाढ़, मतलब फैंस है। खैर, होकोउ झरना मेरी बकेट लिस्ट से तो बाहर हो गया भाई। खतरनाक घाटी। होकोउ झरने से लगभग 900 मील दक्षिण पश्चिम में आपको चीन की एक और मशहूर जगह मिलेगी, टाइगर लीपिंग गॉर्ज। ये जिनशा नदी पर एक घाटी है, जो यांगत्से नदी की मुख्य सहायक नदियों में से एक है। आमतौर पर नदी का किनारा सुंदर और शांत होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं भी होता। पहाड़ की चोटी से नदी तक करीब 12,500 फीट की गहराई के साथ टाइगर लीपिंग गॉर्ज एक डरावनी घाटी है, जो ग्रैंड कैनियन से दोगुनी गहरी है। इसके बहुत खड़े ढलानों और तंग रास्तों की वजह से टाइगर लीपिंग गॉर्ज में पानी की रफ्तार बहुत ही तेज हो जाती है, जो इसे यांगत्से नदी के सबसे खतरनाक हिस्सों में से एक बनाता है। लेकिन ये कितना खतरनाक है? यहाँ पानी औसतन हर सेकंड 2,75,000 क्यूबिक फीट की रफ्तार से बहता है। सोचिए, सबसे तंग जगह पर यह नदी सिर्फ 100 फीट चौड़ी है। यार, ये तो बहुत सारा पानी है। समझने के लिए, यहाँ का बहाव सिर्फ 1 सेकंड में 3 ओलंपिक साइज के स्विमिंग पूल भर सकता है।
फिर भी कुछ सरफिरे लोग इसे खतरनाक नहीं मानते। बेकाबू पानी के बावजूद 1986 में राफ्टर्स की एक टीम ने इस खतरनाक हिस्से को पार करने की कोशिश की। अंदाजा लगाइए क्या हुआ होगा। हाँ, उनमें से 11 कभी उस घाटी से बाहर नहीं निकले, अगर आप मेरा मतलब समझ रहे हैं तो। अरे यार, किसने सोचा होगा कि इंसान का मैच होगा 3 ओलंपिक पूल जितने पानी की ताकत और वजन रखने वाले से। लगता है मेरे पास यहाँ कुछ नए डार्विन अवार्ड्स के दावेदार हैं मेरे भाई। तट पे टकराव। अगस्त 2018 के आखिर में जापान के दक्षिणी तट से दूर उत्तर पश्चिमी प्रशांत महासागर में कुछ खतरनाक तैयार हो रहा था। यहाँ पे टाइफून जेबी आकार ले रहा था। टाइफून वे तूफान होते हैं जो उत्तर पश्चिमी प्रशांत महासागर में बनते हैं, और ये तब शुरू होते हैं जब हवाएं उन इलाकों में बहती हैं जहाँ समुद्र का पानी गर्म होता है। ये हवाएं नमी इकट्ठा करती हैं, ऊपर उठती हैं। जब ठंडी हवा नीचे आती है, इससे दबाव बनता है, जिससे हवाएं तेजी से एक केंद्र के चारों ओर घूमने लगती हैं, जैसे तूफान की आंख भी कहते हैं। जब ये समुद्र के ऊपर से गुजरते हैं तो तेज हवाएं तूफान के सेंटर से बड़ी बड़ी लहरें पैदा कर देती हैं। टाइफून कहलाने के लिए हवाओं की रफ्तार 74 मील प्रति घंटे तक पहुंचनी चाहिए। टाइफून जेबी ने इस शर्त को पूरा किया, क्योंकि जब ये दक्षिण पूर्वी जापान में टकराया तो इसने 130 मील प्रति घंटे से ज्यादा की रफ्तार वाली हवाएं चलाईं। इन खतरनाक हवाओं के साथ टाइफून जेबी ने विशाल लहरें पैदा की, जो दक्षिण पूर्वी जापान के तट को तोड़ने लग गईं। तूफान इतना पावरफुल था कि इसने लहरों को तटीय नदियों के मुंह तक धकेल दिया, कई छोटी नावों को बहा ले गया। जितना डरावना ये दिखा, ये तट की लहरों के मुकाबले कुछ भी नहीं था। उन नावों के छोटे दिखने में अंदाजा लगा सकते हैं कि ये विशाल लहर 100 फीट से ज्यादा ऊंची है। हे भगवान, लेकिन इसमें सिर्फ वो नाव नहीं थी जिन्होंने टाइफून जेबी की ताकत महसूस की। तट को तोड़ने वाली लहरों के साथ जापान में भारी बारिश हुई, जिसने कई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों को पूरी तरह से पानी में डुबो दिया। जी हाँ, ये हार्बर का हिस्सा नहीं है, बल्कि हवाई जहाजों का एप्रन था। नुकसान इतना बड़ा था कि इसे 17 दिन तक बंद करना पड़ा, लेकिन ये 2011 में जापान में हुए हादसे के मुकाबले बहुत ही हल्का लगता है मेरे भाई। मार्च 2011 में जापान ने 9 तीव्रता वाला भूकंप झेला, जो उसके इतिहास का सबसे ताकतवर भूकंप था। ये नॉर्थ प्रशांत महासागर के नीचे जापान के नॉर्थ में सेंडाई से 80 मील में आया। भूकंप की ऊर्जा ने फॉल्ट लाइन के साथ एक हलचल पैदा कर दी, जिससे पानी की विशाल मात्रा इधर उधर हुई। इससे 127 फीट ऊंची डरावनी सुनामी लहरें बनी, जो नदियों के रास्ते 9 मील तक जमीन में चली गईं। लगभग 1,23,000 घर नष्ट हो गए थे। करीब 10 लाख घरों को नुकसान पहुंचा और दुखद रूप से लगभग 20,000 लोगों की जान चली गई। इसके अलावा भूकंप और सुनामी से अनुमानित 22,000 करोड़ डॉलर का नुकसान हुआ, जो इसे इतिहास की सबसे महंगी प्राकृतिक आपदा बनाता है। कीचड़ का कहर। जैसा कि हमने देखा, पानी की विशाल लहर डरावनी होती है, लेकिन उस पानी को कीचड़ के साथ मिलाइए तो ये और ज्यादा खतरनाक हो जाता है। चलिए इसको देखते हैं। कीचड़ का बहाव वो प्रवाह है जिसमें मलबा और गंदगी भी होती है। यह आमतौर पर तब होता है जब तेज बारिश खड़ी ढलानों पर मिट्टी को जल्दी जल्दी काट देती है। इस मामले में 2018 में स्विट्जरलैंड में पहाड़ों पर ओले पिघले और सारी कीचड़ को हिला डाला। जब ढेर सारा पानी मिट्टी और मलबे के साथ मिलता है तो ये पतला हो जाता है और 50 मील प्रति घंटे से ज्यादा की रफ्तार से नीचे की ओर बहने लगता है। शुक्र है उन नालियों का उत्तरी इटली के बार्डेनकिया शहर को 2023 में इनकी जरूरत पड़ी, जब लोग सचमुच अपनी जान बचाने के लिए भागे। एक सुनामी जैसा कीचड़ का सैलाब शहर में तोड़फोड़ करता हुआ आया। खुशकिस्मती से कोई जान नहीं गई, फिर भी यह दर्शाता है कि कीचड़ के इस बहाव से छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। नाजरेत का खतरनाक समुद्र। पहली नजर में पुर्तगाल के पश्चिमी तट पर समुद्र अपने रेतीले किनारों पर शांत और मजेदार धूप लेने वाला तट लगता है, लेकिन अक्टूबर से मार्च तक जब हवाएं तेज हो जाती हैं, ये जगह पूरी तरह बदल जाती है। दरअसल नाजरेत के तट के पास यूरोप की सबसे बड़ी पानी के नीचे की घाटी है, जो 2.5 मील से ज्यादा गहरी और 130 मील लंबी है।
इस घाटी की गहराई की वजह से लहरें बहुत ही तेज रफ्तार से आती हैं, क्योंकि तट तक पहुंचते वक्त उनकी ताकत कम नहीं होती। इससे लहरें बहुत बड़ी हो जाती हैं। कितनी बड़ी? इंसानों ने सबसे बड़ी लहर पर जो सर्फिंग की थी वो यहाँ सेबेस्टियन स्टूट टनर ने ही की थी। उन्होंने 86 फीट ऊंची विशाल लहर पर सर्फिंग की। 86 फीट! ये क्राइस्ट द रिडीमर की मूर्ति जितनी ऊंची है। असल में अब तक सर्फ की गई 10 सबसे बड़ी लहरों में से 7 यहीं पर थीं। सर्फर के लिए जितना रोमांचक लगता है, मैं इसे आजमाने की सलाह बिल्कुल भी नहीं दूंगा भाई। किसी भी लहर का 35 क्यूबिक फीट हिस्सा लगभग 1 टन वजन का होता है। तो अगर आप 80 फीट से ज्यादा ऊंची लहर पर गिर जाएं, जिसका किनारा 200 फीट लंबा हो, तो लहर का वो हिस्सा अकेले 1200 टन वजन का होगा और वो आपके ऊपर गिरेगा। गिरना तो भूल ही जाओ भाई, आपकी बॉडी चपटी रोटी जैसी हो जानी है। ओआहू की बदनाम लहरें। नज़ारे ही एकमात्र जगह नहीं है जो अपनी खतरनाक लहरों के लिए मशहूर है। हवाई का ओआहू अपनी शोर ब्रेक लहरों के लिए बदनाम हो गया है। अगर आप नहीं जानते तो शोर ब्रेक वो लहर होती हैं जो तब बनती हैं जब लहरें खड़ी तट की ओर आती हैं और बिना किसी शक्ल के सीधे तट पर फट जाती हैं। इन लहरों की ज़बरदस्त ताकत किसी को भी गिरा सकती है और सबसे खतरनाक बात यह है कि ये लहरें छोटी और हार्मलेस दिखती हैं, लेकिन सिर्फ 1 फीट की शोर ब्रेक लहर में भी तैराकों को जमीन पर पटकने की ताकत होती है। समुद्र के तल पर नुकीले पत्थर और कांटेदार मूंगे के साथ ये बहुत ही दर्दनाक अनुभव हो सकता है। We're screaming. 1, 2, 1, 2. मुझे नहीं पता आपका क्या हाल होता होगा, लेकिन अगर मेरे बगल में कोई पैनकेक की तरह उछाला जा रहा होता तो मैं वीडियो बनाने के बारे में सोचने की बजाय भागने में व्यस्त होता भाई। निगलने वाला भंवर। जब आप भंवरों के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में क्या आता है? शायद कुछ ऐसा जो 2021 में अमेरिका के स्प्रिंगडेल यूटा में बाढ़ के बाद देखा गया था। पानी की विशाल मात्रा ने एक भंवर बनाया जो ओवरलोडेड नाले के ऊपर बन गया। या शायद आप कुछ ऐसा सोचते हैं, एक विशाल भंवर जो समुद्र में गड्ढा बनाता है, इतना बड़ा कि जहाजों को निगल ले। डरावनी बात यह है कि दोनों ही असली हैं। भंवर लगभग किसी भी आकार और साइज में हो सकते हैं। ये एक दूसरे के खिलाफ बहने वाली धाराओं या किसी रुकावट से टकराने वाली धाराओं पर निर्भर करते हैं, जो पानी के तेज बहाव को मोड़ देती हैं और कभी कभी नीचे की ओर भंवर बनाती हैं। खुले समुद्र में भंवरों का कोई भरोसा नहीं होता, इसलिए उन्हें कैमरा में कैद करना मुश्किल है। लेकिन अगर हम नॉर्वे जाएं, जो देश के उत्तरी हिस्से में बोडो के तट के पास है, तो हमें सॉल्ट स्ट्रोमिन मिलेगा। ये दुनिया का सबसे ताकतवर मेलस्ट्रॉम है, यानी समुद्र या नदी में बनने वाला भंवर। सॉल्स्ट्रोमेन दिन में 4 बार बनता है, जब ज्वार 110 अरब गैलन समुद्री पानी को 490 फीट चौड़े रास्ते से जबरदस्ती धकेलता है। जब धारा सबसे तेज होती है तो ये 25 मील प्रति घंटे की हैरान करने वाली रफ्तार तक पहुंच सकता है। तंग रास्ते में घुसने वाला पानी का जोर पानी को हिलाता है, जिससे 33 फीट चौड़े और 16 फीट गहरे भंवर बन जाते हैं। ऐसी खतरनाक स्थिति ने पौराणिक कथाओं को जन्म दिया है। नॉर्वेजियन मानते हैं कि मेलस्ट्रॉम पौराणिक क्रैकन का घर है, जो जहाजों को तबाह करने के लिए बदनाम है। लेकिन सॉल्स्ट्रोमन की मुश्किलें सिर्फ कहानियों तक सीमित नहीं है भाई। 2019 में 220 फीट लंबा नॉर्वेजियन जहाज निडारो सॉल्स्ट्रोमन से गुजरने की कोशिश में फंस गया। अफवाहें यह है कि 60 तैराक और गोताखोर इस पानी में मारे गए। हालांकि कोई आधिकारिक रिकॉर्ड इसकी पुष्टि नहीं करता। तो दोस्तों, अगर आप कभी सॉल्स्ट्रोमन के पास पहुंचे तो इसके पार तैरने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। पानी का बवंडर। खतरनाक भंवर सिर्फ पानी में नहीं बनते, वे पानी के ऊपर भी आकार ले सकते हैं। मीलों दूर से भी ये मौत का एक डरावना फनल लगता है। ये एक वाटर स्प्राउट है, हवा और पानी का तेजी से घूमता हुआ गहरा खंबा। वाटर स्पाउट 2 तरह के होते हैं। पहला फेयर वेदर वाटर स्पाउट, जो ज्यादा आम और कम खतरनाक होते हैं। ये शांत मौसम में बनते हैं, जब तूफानी बादलों के लंबे सपाट आधारों के साथ हवा पानी की तरह सतह पर घूमना शुरू कर देती है और ऊपर की ओर बढ़ती है। लेकिन टॉरेंट डेक वाटर स्पाउट सचमुच खतरनाक होते हैं, जिनसे बचना जरूरी है। ये जमीन पर असली टॉर्नेडो के रूप में शुरू होते हैं, फिर पानी पर चलते हैं। एक औसत टॉर्नेडो के वाटर स्पाउट 50 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है। हालांकि इनकी रफ्तार 100 मील प्रति घंटे से ज्यादा भी दर्ज की गई है। जाहिर है 100 मील प्रति घंटे की हवा और पानी का भंवर बहुत ही खतरनाक हो सकता है।
1565 में एक वाटर स्पाउट ने माल्टा के ग्रैंड हार्बर को मारा, जिसके बाद 600 लोग अपनी नाव पलटने से समुद्र की तलहटी में चले गए। लेकिन आज के जमाने में भी ये खतरनाक हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर समुद्र तट पर आराम कर रहे लोग अगर वाटर स्पाउट में फंस जाएं तो उनका छाता टूट सकता है, जैसा कि 2022 में इन बेचारों के साथ हुआ। चिंता न करें, कोई चोटिल नहीं हुआ, सिवाय उस टेबल के। यहाँ तक कि जमीन के अंदर भी वाटर स्पाउट डरावने और ताकतवर हो सकते हैं, जैसा कि इस शख्स ने अभी अपनी आंखों से देखा। Get ready to hit the channel. Oh Lord. साफ है, अगर आप क्षितिज पर वाटर स्पाउट देखें तो टहलते हुए ना जाएं, दौड़ लगाएं। पाइप का धमाल। क्या आपने कभी सोचा कि आपके घर में पीने और नहाने का पानी कहां से आता है? दरअसल पानी स्टोरेज टैंकों से लिया जाता है और जमीन के नीचे पानी की मुख्य पाइपों के जरिए इसको ले जाया जाता है, जो पानी को आपके घर के नलों तक पहुंचा देती है। आमतौर पर यह सिस्टम घड़ी की तरह चलता है, लेकिन कभी कभी पानी की मेन पाइप में दरार आ सकती है, जिससे पानी जमीन के ऊपर आ जाता है। पाइप में दबाव के कारण पानी को लगातार बहने दिया जाता है, इसलिए जब ये लीक होता है तो तेज दबाव वाला पानी तब तक ऊपर निकलता रहता है जब तक कि इसे बंद नहीं किया जाता। पानी का दबाव इतना ज्यादा हो सकता है कि ये जमीन को आसानी से फाड़ देता है। मुझ पर यकीन नहीं है तो 2018 में सिनसिनाटी के इस दृश्य को देख लो जरा। Tri-County Mall. जी हाँ, वो गीजर जैसा ब्लास्ट 20 फीट तक हवा में गया। खुशकिस्मती से इस पानी की पाइप को कुछ घंटों में ठीक कर दिया गया, लेकिन जब इन्हें जल्दी ठीक नहीं किया जाता तो मुख्य पाइपों से निकलने वाला पानी का जोरदार बहाव पूरी सड़कों और यहाँ तक कि पूरे इलाकों को बाढ़ में डुबो सकता है। भाई लोग, अब मैं अपने नल को कभी पहले जैसा तो नहीं देख पाऊंगा। नापाक नदी। अरे वाह, ये क्या है? एक खूबसूरत शांत नदी, एकदम परफेक्ट डुबकी के लिए। लेकिन असल में आप इस पानी में पैर भी नहीं डालना चाहेंगे। ये है द स्ट्रिड, यॉर्कशायर, इंग्लैंड में रिवर वॉफ पर एक बदनाम जगह, सिर्फ 300 फीट की दूरी में। रिवर वॉफ की चौड़ाई 90 फीट से घटकर केवल 6.5 फीट रह जाती है और सारा पानी एक छोटे से रास्ते से बहकर स्ट्रिड से बहने वाले पानी की सटीक मात्रा को बताता नहीं है। लेकिन जरा ये देख लो, पानी यहाँ कितनी जोर से उछल रहा है। समझ में आ जाएगा, ये बहुत ज्यादा है। सतह के नीचे चट्टानों की गुफाएं और दरारों का जाल है जो गिरने वाले किसी भी शख्स को पल भर में चकनाचूर कर देगा। लेकिन ये है कितनी गहरी? दोस्तों, यूट्यूबर जैकस नेक्स ने एक सोनार फिशिंग रॉड का इस्तेमाल करके स्ट्रिड की गहराई नापने की कोशिश की। उनकी रीडिंग्स के मुकाबले सबसे गहरे हिस्से में स्ट्रिड 65 मीटर से ज्यादा गहरी थी, यानी 210 फीट से भी ज्यादा। अब जरूरी नहीं कि ये सबसे गहरा हिस्सा हो, क्योंकि उनके उपकरण की सीमाओं की वजह से वो सबसे तेज बहाव वाले हिस्से के ज्यादा पास नहीं जा सके, वरना उनकी रॉड ही खराब हो जाती। फिर भी इसका मतलब है कि 6 फीट चौड़ा ये रास्ता पीसा की झुकी मीनार की ऊंचाई से ज्यादा गहरा है। कोई आश्चर्य नहीं है कि स्थानीय लोग दावा करते हैं कि स्ट्रिड में गिरने वाले 100% लोग कभी बाहर नहीं निकले। भले ही ये पूरी तरह सच ना हो, लेकिन इस नापाक नदी ने 12वीं सदी से लेकर अब तक अपने हिस्से की कई जानें ली हैं। वो पुरानी कहावत क्या है? किसी भी चीज को उसके चेहरे से मत आंकना। विशाल लहरें। क्या आपने कभी रोग लहरों के बारे में सुना है? ये लहरें अचानक कहीं से भी उभरती दिखाई देती हैं। माना जाता है कि ये लहरें कई लहरों का एक गतिशील मिश्रण होती हैं, जिनकी ऊंचाई और ताकत आसपास के लहरों से दोगुनी से ज्यादा होती है। ये इतनी ताकतवर होती हैं कि इन्हें सुपर टैंकर और कंटेनर शिप जैसे विशाल जहाजों को डुबोने का श्रेय दिया जाता है। कुछ जहाज जो बच गए वो अपने बदन में बड़े बड़े छेद लेकर तट पर लंगड़ाते हुए दौड़े। दोस्तों, प्रशांत महासागर के बीच में रॉय नापुर द्वीप पर एक अमेरिकी सेना के अड्डे के लोग किसी नाव पर नहीं थे, तब ये हुआ। Close, keep the door closed. Whoa! Push this. Whoa! Push! Where's Viv? Where's Viv? Alright, you good? You good? Oh my. 15 फीट ऊंची रोग लहर में इतनी ताकत थी कि वो जमीन के अंदर तक चली गई, इमारत को तोड़ दिया और दरवाजे को उसके कब्जों से उखाड़ फेंका। शुक्र है कोई चोटिल नहीं हुआ, लेकिन उन लहरों ने दरवाजे को जिस तरह से कुचला, उसे देखकर लगता है कि अगली सुबह सफाई का काम खूब हुआ होगा। रॉय नामुर से हजारों मील उत्तर पश्चिम में इटली के ओरेंजानो में एक खतरनाक तूफान ने गंभीर मुसीबत खड़ी कर दी। एक समुद्री तट के रेस्टोरेंट के कर्मचारियों को अचानक से 20 फीट ऊंची रोग लहर से जूझना पड़ गया।
खुशकिस्मती से कोई भी घायल नहीं हुआ, लेकिन कर्मचारियों की पूरी कोशिश के बावजूद उस कांच के टिकने की कोई उम्मीद नहीं थी। कम से कम हमने एक जरूरी सबक सीखा, तूफान के दौरान समुद्री तट के रेस्टोरों में कभी भी खाना ना खाएं। दोस्तों, यही होता है जब पानी बेकाबू हो जाता है। क्या आप कभी ऐसी घटनाओं में फंसे हैं या इनको अपनी आंखों से देखा है? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। और देखने के लिए शुक्रिया।